हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है वो घटना चक्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो इतिहास के विषय से होने वाले हैं। ये सभी जो है वो आप सभी के लिए आपके टीचिंग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सारे के सारे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और जो 71वीं BPSC वाले छात्र हैं वो भी इस जो है सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 38वीं से लेकर 70वीं BPSC में जितने भी प्रश्न जो है वो इतिहास से पूछे गए हैं वो सभी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप तक वीडियो पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। एक बार हम पूरी घटना चक्र की जो है हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप सभी जो है वो देख सकते हैं। ये हमारी जो है वो दोबारा रिवीजन की क्लास है, तो आप सभी लोग जो है क्लास को ध्यान से देखिएगा, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो अधिकतर यहीं से बनते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जहां हम डेली क्लास की PDF आपको शेयर कर देते हैं। इसके अलावा हमने वहां पे NCERT और SCERT बुक्स भी जो है वो प्रोवाइड कर दी है, आप वहां से जाके उसको भी पढ़ सकते हैं। हमारा पहला सवाल है दोस्तों कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। ठीक है, तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो है पहला वायसराय जो है वो भारत में कौन हुआ था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा फ्रांसिस डी अल्मीडा हो जाएगा। ठीक, C विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं 45वीं BPSC प्री 2001 और 2 में यह सवाल आपसे पूछा गया था। अगर हम बात करें तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले जो है पुर्तगीज थे या पुर्तगाली थे। और पहला पुर्तगीज कौन था? वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट के स्थित बंदरगाह कालीकट पर जो है 20 मई 1498 को जो है वो आया था। उसने यहाँ पहुँचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन, ठीक है, ने वास्को डी गामा का जो है वो स्वागत किया था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन एवं दीव तथा हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां जो है वो स्थापित की थी। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस डी अल्मीडा जो है वो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने वाले अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है या नीले जल की नीति जो है प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा, कई एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति या नीला जल की जो है नीति जो है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो ये जो है ये फ्रांसिस डी अल्मीडा की थी या पुर्तगालियों की थी। हमारा अगला सवाल है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे, तो ये जो है वो कौन करते थे, तो ये पुर्तगाली लोग किया करते थे। ठीक है, हुगली नदी का उपयोग जो है वो समुद्री डकैती के लिए करते थे। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है, डी विकल्प कह रहा हूँ, C विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत में 1613 ईस्वी में जो है वो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थापित की थी, तो भारत में जो है 1613 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में स्थापित की थी। 39वीं BPSC में इस सवाल आपसे पूछा गया है। इसका विकल्प D जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में वो सफल नहीं हो सका था। और 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद जो है वो कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप सोअल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा। कैप्टन बेस्ट के द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। और इसके बाद जो है जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को यहाँ से जो है दूसरे देशों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ जो है वो स्थापित करी। हमारा अगला सवाल है कि विलियम निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोअली नामक स्थान पर जो है वो हराया था। ठीक है, तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन में बताया कि किसने हराया था, थॉमस बेस्ट ने जो है वो हराया था। किसने? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। 44वीं BPSC प्री 2000 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है वो पटना में स्थापित की थी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा 1632 हो जाएगा। कौन सा? 1632 में इन्होंने पटना में जो है वो अपना एक जो है फैक्ट्री की स्थापना किया था। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा GK GS में यहाँ से सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए, 65वीं BPSC में 2019 में सवाल पूछा गया है, पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री स्थापना का कोई प्रमाण जो है वो नहीं प्राप्त हुआ है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह सवाल पूछा जाता है
और आयोग इसका उत्तर जो है वो 1632 ईस्वी ही मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी और इनकी रुचि जो है सूती वस्त्र, चीनी, अफीम और सोरा में थी। हमारा अगला सवाल है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में जो है अपना कारखाना जो है स्थापित किया था। देखिए फिर से पूछा गया 69वीं यूपीएससी 2023 में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 1632 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है वो स्थापना किया था। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच की जो है वो प्रतिद्वंद्विता ये उचित कारण नहीं था। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग ये भी जो है वो उचित कारण नहीं था और कर्नाटक की राजगद्दी का मसला ये भी जो है उचित कारण नहीं था। लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी दिया गया है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का जो है अधिग्रहण कर लिया गया था, उसी के तहत जो है वो हमारा जो है वो युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये जो है सप्तवर्षीय युद्ध का जो है वो हिस्सा था शायद। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध था जो 1740 ईस्वी में जो है वो प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसका विस्तार मात्र था। गृह सरकारों को आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया और यह युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन महमूद खान के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में जो है फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और एक्स-ला-चैपेल की संधि जो है 1748 से जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो है वो समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध सेंट थॉमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है, याद करिएगा, याद रखिएगा ये चीज़ें। हमारा अगला सवाल है कि 1760 में जो है वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो ये वांडीवास का जो युद्ध था ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है वो लड़ा गया था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। वांडीवास का युद्ध जो है वो जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है वो काउंट डी लाली ने किया था। हमारा अगला सवाल है कि उस क्षेत्र की पहचान करिए जहाँ से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये सोरा और अफीम सबसे ज़्यादा यूरोप वासियों को कहाँ प्राप्त होता था, तो ये जो है वो बिहार से प्राप्त होता था। कहाँ से? बिहार से प्राप्त होता था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा गया है और घुमा के थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के। तो 47वीं बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा। सोरा और अफीम के लिए सबसे ज़्यादा बिहार प्रसिद्ध था। हमारा अगला सवाल है कि सूची योग को जो है वो सूची 2 से मिलान आपको करना है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो कहाँ का निवासी था, ठीक है, या इसका जन्म स्थान कहाँ पे था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इटली में, ठीक है, इटली में यह पैदा हुआ था, याद रखिएगा, इसका जन्म स्थान इटली में था। और जैक्स कार्टियर की अगर बात किया जाए तो ये फ्रांस के थे, ठीक है, ये फ्रांस के थे। और सर फ्रांसिस ड्रेक की अगर बात की जाए तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम के थे, यूनाइटेड किंगडम के। और आपको फर्डिनेंड मैगलन का पता होगा, जिन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाया था, ये जो है वो पुर्तगाल से थे। तो आपका जो है मिलान कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कौन सा? तो आपका जो है 3-4-2-1 3-4-2-1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। देखते हैं 3-4-2-1 कहाँ पे मिलता है। तो 3-4-2-1 आपको ए विकल्प में मिल रहा है, तो इसीलिए हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में सवाल आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारत में किसे माना जाता है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। तो लॉर्ड क्लाइव को जो है सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए प्लासी के युद्ध के बाद जो है कब हुआ था, तो ये 1757 में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी किसने, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। इसीलिए इनको जो है वो वास्तविक संस्थापक जो है वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का माना जाता है। और प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया तथा वह 1758 से 60 और 1765 से 67 ईस्वी तक जो है बंगाल का गवर्नर रहा। इसने बंगाल में द्वैध शासन की जो है वो व्यवस्था की थी। हमारा अगला सवाल है कि बक्सर की लड़ाई के बाद जो है वो कौन सी संधि हुई थी या किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो बक्सर की संधि के बाद जो है वो बक्सर की लड़ाई के बाद जो है वो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी आप सभी को जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है।
देखिए बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 ईस्वी में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, तो ये हेक्टर मुनरो ने किया था। और इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के जो है वो साथ की गई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान जो है वो किसे बनाया। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मुर्शिदाबाद का दीवान किसे बनाया था, तो मोहम्मद रजा खान को। और इसके अलावा अगर बिहार का उप दीवान की बात कीजिए तो ये सिताब राय को बनाया था। ठीक है, सिताब राय को जो है बिहार का दीवान बनाया गया था। और मोहम्मद रजा खान को जो है वो किसका बनाया गया था, तो वो जो है वो मुर्शिदाबाद का बनाया गया था, याद रखिएगा। आपसे 45वीं बीपीएससी में 2001 और 2 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 के अनुसार भगोड़े शाह आलम द्वितीय को जो है अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी जो है कंपनी को सौंप दी, और जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। और इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 दीवान नियुक्त किए मुर्शिदाबाद में, मोहम्मद रजा खान, और बिहार के लिए जो है राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का ही था, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मोहम्मद रजा खान जो है वो मुर्शिदाबाद के थे और सिताब राय जो थे वो बिहार के थे, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो है वो कब सौंपी थी, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो दीवानी है वो कब सौंपी थी। तो याद रखिएगा इन्होंने जो है 12 अगस्त 1765 को जो इन्होंने ऐसा किया था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। और इलाहाबाद की संधि जो है 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को जो है वो बंगाल और बिहार और उड़ीसा प्रांत की जो है स्थायी दीवानी दे दी थी। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई थी 16 अगस्त 1765 को, ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को जो है देने का वादा किया था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था और शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसने 1788 में जो है इसे जो है अंधा कर दिया गया था और शाह आलम द्वितीय के समय में जो है 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। हमारा अगला सवाल है कि द्वैध शासन का जनक जो है वो किसे माना जाता है। 64वीं बीपीएससी में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो द्वैध शासन का जनक जो है किसे माना जाता है, तो ये जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, तो सर लियोनल कार्टिस को माना जाता है। ठीक है, सर लियोनल कार्टिस को माना जाता है, याद रखिएगा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए सर लियोनल कार्टिस को जो है द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। हमारा अगला सवाल है बंगाल में जो है वो द्वैध शासन प्रणाली जो है किसके द्वारा लागू की गई थी, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो गया। आप देख भी पा रहे होंगे रॉबर्ट क्लाइव में जो है इसने जो है बंगाल में द्विशासन प्रणाली को जो है वो लागू किया था। आपसे 66वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। और द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में लॉर्ड क्लाइव के समय में जो है 1765 ईस्वी में हुई थी। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन व्यवस्था को जो है वो समाप्त कर दिया था। हमारा अगला सवाल है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। ठीक है, आपसे पूछा गया है बीपीएससी टीचर एग्जाम में 11वीं 12वीं के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बांटो और राज करो की नीति जो है अपनाई थी और इसी के कारण जो है इन्होंने जो है इतने जो है दिन तक जो है वो भारत पर राज्य किया, क्योंकि ये आपस में लोगों को लड़ा देते थे और एकता का अभाव हो जाता था और उस समय जो है अंग्रेज जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे। तो इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और बांटो और राज करो की नीति अपना के इन्होंने 200 वर्षों तक जो है वो भारत पर राज किया। हमारा अगला सवाल है जो 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे पूछा गया है कि किसने बंगाल में महलवाड़ी व्यवस्था की जो है वो शुरुआत की थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था शुरुआत करने का श्रेय जो है वो हॉल्ट मैकेंजी को जाता है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में
जो है इसकी व्यवस्था को लागू किया था और यह भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महालवाड़ी तैयार की इन्होंने। इस प्रणाली में मध्य प्रांत पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था और महालवाड़ी पद्धति में जमींदारों और रैयतवाड़ी दोनों शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का उपयोग किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह पर बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त रहता। अतः विकल्प बी जो है वो हमारा सत्य है और बिहार लोक सेवा ने भी अपने प्रारंभिक और संशोधित उत्तर की में जो है वो सी विकल्प को सही माना है। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी जो होगा सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया। ठीक है, बिहार प्रांत को जो है वो बंगाल के साथ कब मिलाया गया था, तो ये जो है 1733 ईस्वी में जो है वो मिलाया गया था। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए, बिहार सूबा का विलय बंगाल में कब किया गया था, तो 1733 ईस्वी में। और बंगाल के तत्कालीन नवाब शुजाउद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा, सेंट्रल डिवीज़न और ढाका डिवीज़न, बिहार डिवीज़न और उड़ीसा डिवीज़न। याद रखिएगा, इन्होंने 4 डिवीज़न में बांट दिया था। हमारा अगला सवाल है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जानते होंगे। 38वीं बीपीएससी में आपसे पूछा गया है और ये जो था सही जवाब इसका श्रीरंगपट्टनम था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम था और टीपू सुल्तान ने जो है श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा और टीपू सुल्तान ने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, ठीक है, और काबुल तथा मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे थे। देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद जो है जब टीपू सुल्तान हार गया था, इसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने जो है वो पुराने वोडियार वंश को जो है वो मैसूर का शासन जो है वो सौंप दिया था। और मैं जो है हमारा अगला सवाल है कि वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि जो है वो हुई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका जो है 1784 में जो है टीपू सुल्तान के बीच जो है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है वो मंगलुरु की संधि हुई थी। आपसे बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है मंगलुरु की संधि जो है 1784 में हुई थी और इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो किसके साथ की थी, तो ये जो हुआ था किसके साथ हुआ था, तो टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। काफ़ी आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जो है इसका जवाब जो है उम्मीद है कि सही दे पा रहे होंगे। 42वीं बीपीएससी प्री 1997 और 98 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। दोस्तों, थोड़ा सा जो है वो हेल्थ का इशू है तो थोड़ा सा जो है गलतियों को इग्नोर कर दीजिएगा। मैं ज़बरदस्ती आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुंच सके और आपकी तैयारी जो है वो आगे बढ़ पाए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 92 ईस्वी का टाइम था और इसमें जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 द्वारा इसकी समाप्ति हुई थी। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से जो है कार्नवाली तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू सुल्तान को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा था। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना पड़ा था और श्रीरंगपट्टनम को संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपये नहीं देंगे तब तक उनके 2 पुत्रों को अंग्रेज अपने कब्जे में रखेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से जो है वो पंगु बना दिया है तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। हमारा अगला सवाल है कि रणजीत सिंह ने जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो किससे प्राप्त किया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शाह सूजा से इन्होंने जो है वो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ये आपका 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल आपसे पूछा गया है और अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था कौन, पंजाब। ठीक है, और परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का जो है अधिकार हो गया। उधर अफगानों ने आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर दिया और 1800 ईस्वी में जो है अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह सूजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई महमूद ने शक्तिशाली बरकजी सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह सूजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा जो है वो भेंट किया था। हमारा अगला सवाल है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण जो है अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो विकल्प सी हो जाएगा। पंजाब भूमि जो है स्थानांतरण अधिनियम या हस्तांतरण अधिनियम जो है वो 1900 में आया था, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में
पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि पर गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना जो है वो समाप्त हो गया था। अब जो है कृषकों की भूमि जो है वो कृषक ही ले सकते थे और गैर कृषक जो है वो नहीं ले सकते थे। हमारा अगला सवाल है कि अंबाबाई जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ये भारत के किस राज्य से थी? अंबाबाई जो है वो भारत के किस राज्य से थी? तो अंबाबाई जो है वो कर्नाटक से थी, ठीक है। और कर्नाटक से ही एक जो है कित्तूर जिला है, ठीक है, कित्तूर जिसको कहते हैं, यहाँ पे जो है रानी चेन्नम्मा, ठीक है, रानी चेन्नम्मा ने जो है वो यहाँ से भी विद्रोह किया था, तो ये भी यहाँ से एक स्वतंत्रता सेनानी थी, याद रखिएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल, ये सवाल जो है आपका 69वीं बीपीएससी 2023 में आपसे पूछा गया था। और अंबाबाई का जन्म 1889 में तत्कालीन मैसूर राज्य में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों को जो है वो खिलाफ जो है धरना का प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया था। हमारा अगला सवाल है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 66वीं बीपीएससी एग्जाम 2020 में यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 134 में जो है वो विलियम बेंटिक को जो है विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। लेकिन आपको ना विलियम बेंटिक कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, इसीलिए हमारा जो है ई विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए वारेन हेस्टिंग को जो है 1774 में जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और 1834 ईस्वी में जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर जो है वो 1758 से 60 एवं 65 से 67 की अवधि तक रहा। और विलियम बेंटिक जो है आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमारा ई विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि 1757 में प्लासी के युद्ध में जो है इन्होंने वो प्लासी का युद्ध जीत कर जो है इन्होंने वो वास्तविक सत्ता की नींव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की और ब्रिटिश साम्राज्य की रखी थी। आपका 66वीं बीपीएससी में पूछा गया ये सवाल है 2020 में। देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है और 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की जो है वो नींव पड़ी थी। हमारा अगला सवाल है कि किसने जो है बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को जो है वो समाप्त किया था? तो द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। ये पहले भी सवाल अभी थोड़ी देर पहले आपको करवा चुका हूँ। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि ठगों का उन्मूलन जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जो है वो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में जो है वो हुआ था। बी विकल्प जो हमारा होगा वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? तो विकल्प बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आपसे 64वीं बीपीएससी में इस सवाल जो है आपसे पूछा गया है। देखिए ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे। प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में जो है बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है, उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती की प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, लेकिन ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1826 से 1865 के मध्य जो है 1562 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का जो है वो अंत हो गया था। तो इसका जो श्रेय जाता है वो कैप्टन स्लीमैन को जाता है। देखिए ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? फिर से आपसे सवाल पूछ रहा है 65वीं बीपीएससी 2019 में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बी विकल्प हो जाएगा, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। हमारा अगला सवाल है कि भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? देखिए फिर से पूछा गया आपसे बीपीएससी सीडीपीओ में, तो ये किसे प्राप्त है? तो WH स्लीमैन को, ठीक है, WH स्लीमैन को। डी विकल्प जो हमारा वो सही हो जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक करने में पैसे नहीं लगते दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लग रहा है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय जो है वो बिछाई गई थी? तो किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे जो है वो बिछाई गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। ए विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई और दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच जो है वो बिछाई गई थी। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार जो है विलियम बेंटिक के द्वारा जो है वो किया गया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है वो विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, ठीक है। इसके अलावा जो है
वो दास प्रथा का उन्मूलन भी जो है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसके अलावा ठगों के संगठित गिरोहों का दमन जो है कैप्टन स्लीमैन को भेज के इन्होंने करवाया था। तो हमारा पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। तो विकल्प सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। आपसे 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2017 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल प्रेसिडेंट का गवर्नर जनरल बना और 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया और उसका उन्मूलन किया। बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया, उसमें दास प्रथा के जो है उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिक ने ठगों के गिरोहों के विरुद्ध अभियान चलाकर उनका दमन करने का प्रयास किया और बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। वह 1835 में इंग्लैंड वापस चला गया और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। अतः 1, 2, 4 और सही है। इसका कारण जो है विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा जो है वो हमारा सही था इस विकल्प में। तो आज के दोस्तों वीडियो में इतने ही सवाल थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को शेयर कर दिया होगा। आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जहाँ पर जो है वो आपको वो डेली क्लास की पीडीएफ के साथ साथ आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी और कुछ महत्वपूर्ण ई बुक की किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी और वहाँ से लेके आप अपने तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी किसी भी एग्ज़ाम का बेस होता है, तो आप लोग एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो हर सब्जेक्ट से बन रहे हैं, तो आप अपने रिलेटेड सब्जेक्ट का जो है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।